आज जैसा कि आपको पता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उनके एक वफाकी वज़ीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, और उसमें पीपल्स पार्टी को पर इल्ज़ाम तराशी की, और मैं कहूँगा कि बेबुनियाद किस्म की इल्ज़ाम तराशी की, हक़ाइक़ के बरक्स इल्ज़ाम तराशी की, और उनको बग़ैर होमवर्क किए हुए उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की, और अपनी जो इस वक्त एमक्यूएम की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। उनके दो चार इशूज़ थे। पहले तो उन्होंने कहा कि जी हम बल्दियाती निज़ाम को जो है हम लाना चाहते थे और पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की, इसलिए जो वो एजेंडा से वो हटा दिया गया। पहली बात तो जिस बल्दियाती निज़ाम की वो बात कर रहे हैं ये वही बल्दियाती निज़ाम है जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो एमक्यूएम की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फ़रार इख्तियार की। उन्होंने भागना पसंद किया बल्दियाती इंतखाबात से कि अगर उनको पता था कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका बहुत बुरा हशर होना है। तो बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम ने बायकॉट किया, और जिस बल्दियाती इंतखाबात की वो बात करें उस बल्दियाती निज़ाम के लिए वो ख़ुद उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने बात की कि जी ये एजेंडा में थी और एजेंडा में जो है पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, 27वीं अमेंडमेंट की जब बात हुई तो 27वीं अमेंडमेंट की जो ये शुरुआत बहस की हुई वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई थी। वो ट्वीट इस वक्त मेरे पास मौजूद है। उस ट्वीट पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी PMLN का एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में प्रेसिडेंट साहब से और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सपोर्ट करें हमें चंद नुकात पे। उन नुकात में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस था, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन NFC, अमेंडमेंट आर्टिकल 243, रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग to the Federation, and breaking deadlock on appointment of ECP। इसमें कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है? आप बता दें, सारे सहाफ़ी बैठे हैं, कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का कोई जिक्र था? नहीं था। तो अगर एमक्यूएम की नज़र में था तो उस वक्त एमक्यूएम ने क्यों नहीं रेज़ किया कि जी ये ट्वीट अधूरा है या पॉइंट अधूरा है, हमारा भी कोई पॉइंट मौजूद था? तो वहाँ पर इनका तस्करा ही नहीं था। आप तो किसी तस्करे में थे ही नहीं, आपकी कोई बात तस्करे में थी नहीं। तो अब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और जिस तरह हमेशा आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। आपने आज भी PFC की बात की। PFC के लिए नासिर शाह साहब जब मिनिस्टर थे तो 20 जुलाई 2023 को PFC अमल में आ चुकी है। तो मैं वही कहूँगा एमक्यूएम के लिए, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एमक्यूएम जिनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है वो बराए मेहरबानी अपनी इम्प्रूवमेंट करें, अपने खिदमत के दर्जे को आगे लेके आएँ, आपस में इत्तेहाद करें, आपस में यकसानियत करें, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके आगे आएँ और अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले चलें, पब्लिक की पॉलिटिक्स करें। सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ, पीपल्स पार्टी में इल्ज़ाम, फिर वो नए चौंचले जी हम सूबा बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी, वो मैं कहूँगा कि वो अपनी मुर्दा सियासत को जो दफन हो चुकी है उसको दोबारा से वो उजागर करने के लिए काम ना करें। क्योंकि माजी में आपकी तमाम जितने भी टैक्टिक्स रहे हैं एमक्यूएम की पॉलिटिक्स के, अल्ताफ़ हुसैन से लेकर आज दिन तक, वो सारे के सारे टैक्टिक्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स करें। पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि आपकी पार्टी ख़त्म हो जाए। हम चाहते हैं कि ठीक है आप प्रोग्रेसिव बने, अच्छी पॉलिटिक्स करें, मस्बत पॉलिटिक्स करें, हम आपको वेलकम करेंगे। हमें जहाँ आपको मदद करने की ज़रूरत होगी हम मदद करेंगे। जैसे कि जो भी आप तामीराती बात करें, तरक्याती बात करें, हम आपके साथ हैं। हम डेवलपमेंट चाहते हैं। नासिर शाह साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। नासिर शाह साहब इस वक्त लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री चला रहे हैं। कल भी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ पूरे शहर का जो है दौरा हुआ, और जितने भी एक मेगा स्कीम्स डेवलपमेंट की कराची में इस वक्त चल रही हैं और बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कराची की हकीकी मायने में
जो कराची की अक्कासी भी करते हैं और कराची को एक बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए वो बहुत मेगा स्कीम है, वो नासिर साहब आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन बात जहाँ तक ये 27th अमेंडमेंट की और इस तरह की चीज़ों की है, तो MQ बहुतान तरह से यहाँ छोड़ दें। मैंने तो बिल्कुल सिंपल बात बता दी, ये चेयरमैन साहब का ट्वीट था, उस चेयरमैन साहब के ट्वीट में ये पॉइंट था ही नहीं, ना आप में से किसी ने पढ़ा और ये चीज़ नहीं। तो अब ये बैठ के ये ठीक है, उनको किसी होता है, किसी फेडरल मिनिस्टर ने या किसी ने उनको वो कहते हैं वो कोई बात कह दी हो, तो आपकी जो बात हुई है तो उनसे बात करें। और अगर आपको इतना ही था, अगर MQ ये समझती थी कि जी उनका कोई उनका अहम मुतालबा था जो कि नहीं आया, तो फिर MQ तो वोटों में भी साथ थी। तो मैं इससे ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाना चाहूँगा। मेरी गुजारिश ये होगी कि MQ इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करें, अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। जहाँ 27वीं अमेंडमेंट की बात है, 27वीं अमेंडमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी, आप पहले मैंने बताया कि जी चेयरमैन साहब ने जो ट्वीट किया उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं की। पीपल्स पार्टी ने अपना एक स्टांस रखा, ये मैंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट तो उसमें था ही नहीं, लेकिन जो जो चीज़ें कबूल नहीं की वो नहीं की। पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग हुई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने CEC की मीटिंग में जो बातें रखी हैं उसमें जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो एक उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको अकेली पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया था, उसको की PMLN की क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब और हमारी पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने मिलकर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो उसमें आई हैं, उस पर हमने एग्री किया है। जिन जिन चीज़ों पे हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे 18वीं तरमीम के उस पर, या हमें जो है सूबाई खुद मुख्तारी हो या NFC अवार्ड जिस पे हमें रिजर्वेशंस थे, हमने उसको नहीं एग्री किया। ये यही डेमोक्रेसी होती है, ये पॉलिटिक्स होती है कि जी आपके ख्यालात अलग हो सकते हैं, हमारे ख्यालात अलग हो सकते हैं। हम किस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं, हम किस चीज़ पे एग्री नहीं कर सकते। जिस पे हमने एग्री किया उसका कुछ छुप के नहीं, चेयरमैन साहब ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप सब लोगों के सामने उन्होंने कहा कि जी मैं पहले दिन कहा कि जी मैं बातचीत हमारी हुई है, कुछ पॉइंट पर हम एग्री हुए हैं, दूसरे दिन आके फिर उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ पॉइंटों पर एग्री हुआ हूँ। तो 2 दिन तवील उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल क्लियर रखा कि किस किस चीज़ में हम एग्री हैं, किस किस चीज़ में हम एग्री नहीं हैं। तो ये कहीं से ढिका छुपा नहीं। यस, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में एक बराबरी है। आज हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। माजी में सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी, जिसके सबसे बड़े खुमियाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगते। माजी में जब बराबरी नहीं होती थी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं थी, तब सबसे बड़े में बड़ा जो इसका निशाना बनी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बनी। इसी जुडिशल एक्टिविज़म का निशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल हुआ, जिसमें इस मुल्क के कौमी हीरो को, इस मुल्क के सबसे बड़े में बड़े लीडर को, जिसका विज़न आज दिन तक इस तरह का विज़न किसी और लीडर में नहीं था, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत दिया, जो आज दुनिया का कोई भी मुल्क मैली आंख से हमारे वतन की तरफ देख नहीं सकता, उसको जिस तरीके से इसी जुडिशल एक्टिविज़म या आमराना साजिश में अगर जुडिशली उसका पार्ट बनी या उसकी सहूलतकार बनी, तो उस वक्त अदालतों में बराबरी नहीं थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जो इत्तेहादी जमात है, जिसने भी उसको वोट किया, वो ये कह सकते हैं कि जी हमने ऐसा निज़ाम लेके आए जिसमें जहाँ पे हर सूबे का बराबरी का हिस्सा है, एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हमने कहा कि जुडिशल एक्टिविज्म का तो हम बने शिकार। उसके अलावा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमतें 2 दफ़ा डिज़ोल्व की गई। जब मोहतरमा की हुकूमतें 2 दफ़ा डिज़ोल्व की गई, दोनों दफ़ा मोहतरमा सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई, उनको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद मुझे याद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत डिज़ोल्व की गई, वो गए कोर्ट में, उनको इंसाफ मिल गया। तो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा दुबई से पाकिस्तान आ रही थी, तो एक दिन पहले का उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। जब इफ्तिखार चौधरी के बारे में एक सवाल हुआ, फिर उन्होंने कहा, बीबी ने कहा कि हम तो चलें अदालत की अदलिया की बहाली चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर मिसालें दी शहरों के नाम लेकर।
कि फ़लाँ शहर को इंसाफ नहीं मिलता और फ़लाँ शहर को जो है उसके लिए कानून दूसरा। ये मोहतरमा के अपने अल्फाजात थे, हमारे लीडर के अपने अल्फाजात थे। तो ये एहसास महरूमियाँ थीं। और मैं आज भी बताऊं कि अदालत की और आज़ाद अदलिया की सबसे बड़ी जामिन, सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी से सबसे ज़्यादा जो है जुल्म सहा है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बगैर किसी कॉन्विक्शन के 11 साल जेल में रहे। 11 साल कोई छोटी बात नहीं होती। बगैर कॉन्विक्शन के अगर वो 11 साल जेल में रहे तो वो उसी अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था तभी रहे वो जेल में। तो इससे बड़ा शिकार और कौन सी पार्टी रही होगी। उसके बाद फिर मैं समझता हूं कि चंद लोगों ने जुडिशरी का काबिल हमें बहुत ज़्यादा एहतराम है। आज मैं पर्सनली कहूँगा, मुझे ज़ाती तौर पर बात बताऊँ, मुझे अफसोस हुआ कि जस्टिस अतन मुन्नल्ला साहब का और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस्तीफ़ा आया। मैं ज़ाती तौर पर जस्टिस अतन मुन्नल्ला साहब का और उनका मैं बहुत ज़्यादा उनका मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे जजेस में मैं उनका शुमार था। मैं पर्सनली तौर पर उनका बहुत ज़्यादा उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन हमारे अदालतों ने, हमारे इस मुल्क ने इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस भी देखे हैं जिसने जुडिशरी को बदनाम करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनको कानून को वो एक मजाक समझते थे। हमारी जुडिशरी ने साकिब निसार जैसे शख्स भी देखे हैं जिनको कानून का पता होने के बावजूद, क्योंकि कुछ जजेस सबके लिए काफ़ी एहतराम है, कुछ जज साहबान को मैं समझता हूँ कानून ज़्यादा पता हो, किनको कम पता था। साकिब निसार साहब वो थे जिनको कानून सबसे ज़्यादा पता था, एक कॉम्पिटेंट जज थे मैं आपको बताऊँ। लेकिन जब उनकी वो कहते हैं कि अकल खिसकी तो उन्होंने जानबूझ के, कुछ लोग तो भाई ऐसा फैसला कर देते उनको पता ही नहीं कानून क्या है ना, कानून कम पड़ा तो जो फैसला उसके जमीन में आया। साकिब निसार साहब वो जज थे जिनको कानून का पता होने के बावजूद उनको पता होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो एक जुडिशल कू था साकिब निसार का, जुडिशल कू की सरबराही साकिब निसार कर रहे थे। और जिस तरीके से कानून की फिर धज्जियाँ उड़ाई हैं, कभी डैम फंड के नाम पर, तो तुम्हारा काम था डैम फंड बनाने का, तुम्हारे पास जो हज़ारों की तादाद में मुकदमे आपके पास अदालतों में मौजूद थे, आपका काम है कि उनको निपटाओ कि आप कोर्ट जा रहे हो, कचहरियाँ जा रहे हो, जेलें जा रहे हो, हॉस्पिटल्स जा रहे हो, पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हो, अपने खुद दामादों के चक्कर में आप जो है फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बैन कर रहे हो। आपने की वजह से पंजाब की एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल लाइफ टाइम के लिए बंद हो गई। आपने जिस तरीके से फिर आप पीटीआई के और इमरान खान के पैरोकार बने, जिस तरीके से साकिब निसार पीटीआई और इमरान खान के पैरोकार बने, वो किससे छुपी हुई बात है कि बैठ के जो है कभी शेख रशीद के साथ हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, कभी अपने चैम्बर में पीटीआई के सरबराह को बुला रहे हैं, फिर अपने बेटे को बुला रहे हैं साथ में, वहाँ पे तस्वीरें निकल रही। क्या क्या इस शख्स ने नहीं किया। मतलब ये जुडिशरी में कहते हैं मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि इनको हमने इनके टेन्योर के बाद जो प्रोसिक्यूट करना था फेडरल गवर्नमेंट को, वो काम था इनको मिसकॉन्डक्ट के इनके ऊपर जुडिशल कमीशन पे केसेस मुकदमे चलने चाहिए थे, ताकि आइंदा कोई भी शख्स वो काम ना करे जिससे जो है जो आइन और कानून से बालातर हो। आइन एक मुकद्दस किताब है, आइन एक हमारी नज़र में बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। आइन पाकिस्तान के तहत हमने तमाम चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि साकिब निसार साहब आए, फिर उसके बाद वो एक बंदियाल साहब आ गए जिन्होंने कह दिया जी गुड टू सी यू। अब कौन से अक्यूज़ को कोर्ट में देखे कहा जाता है कि जी गुड टू सी यू, यहाँ हमने बंदियाल साहब वाले इंसाफ भी देखे। फिर जो पीटीआई के दौर में इलीगल तरीके से गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर जो असेंबलियाँ डिज़ोल्व की गई, आज दिन तक किसी हुकूमत ने कोई उस पर किसी आर्टिकल का सोचा है? कहीं पे बहस हुआ है? कोई रिसेंटली कोई सीरियस डिबेट हुई है कि यार एक शख्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए और वो झूठे साइफर का बहाना करके असेंबली को डिसॉल्व कर दे? चलो असेंबली तो बहाल हो गई, लेकिन क्या वो काम आइनी था? क्या वो काम आइनी था या नहीं था? अगर नहीं था तो वो आइन तोड़ा गया। अगर आइन तोड़ा गया तो उसके लिए कानून, पाकिस्तान के कानून में क्या सज़ा है, हम उसके पीछे तो हम गए नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देख रही, तो अदालतों का निहायती एहतराम, तमाम जज हजरात का निहायती एहतराम। और मैं समझता हूँ कि हमें अब माजी की चीज़ों से हटकर आगे की तरफ चलें। जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी हुई हैं, जो 27 अमेंडमेंट के बाद, हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जल्दी मिले, इंसाफ सबको बराबर मिले, और जो है ये किसी की मतलब पॉलिटिकली जो उसकी जो पहले ज़ेर असर थी जो चीज़ें, जिस तरीके में कहा कि साकिब निसार का दौर था, बंदियाल साहब का दौर था,
इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों का जो दौर था, जो कि पाकिस्तान की तारीख में शाहबाब की तरह के नाम पर इनके नाम लिखे जाएंगे। ये पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ नहीं हैं। जिस तरह आज हम कुछ लोगों को अगर डिक्टेटर याद करते हैं, तो ये तीनों भी डिक्टेटर, जुडिशल डिक्टेटर थे। तो इनकी वजह से जो है काफ़ी मसाइल हुए हैं। तो हमने ये कहा कि जी हमने हमें जब वो चीज़ की जो कि आइन और कानून के दायरे में हों। मैं एक और चीज़ को इसमें कहूँगा कि जी पीपल्स पार्टी ने बहुत क्लियर स्टांस अपना रखा। पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन साहब ने जो शिकें उनको, जो पूरी सीसी को मंजूर थी, उसको उन्होंने मंजूर किया। जिन जिन चीज़ों पे सीसी को एतराज़ात थे, शक व शुबात थे, उनको कहा कि इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, या इसको हमें मंजूर नहीं है, तो उसको उस पर कानून साजी हुई। लेकिन MQM जिस तरीके से एक दफ़ा फिर उन्होंने आज झूठ का पलंदा बहराया, वो चेयरमैन साहब का ट्वीट दोबारा पढ़ लें, उसमें उस चीज़ का तस्करा था ही नहीं। अब मैं एक मिनट गुजारिश करूँगा पहले नासिर शाह साहब से कि वो अपनी बात कर ले पहले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे सीनियर मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि कल भी हमने विज़िट किया शहर का, और जो मेगा प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उनको एक्सपीडाइट करवाने के लिए, और फिर जो दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनको शुरू करवाने के लिए। तो एक तो पूरे सिंध में तरक्याती काम हो रहे हैं जो चेयरमैन साहब का विज़न है, और उसके तहत, लेकिन आज अगर कराची की बात हो रही है तो पूरे कराची को बना रहे हैं। जितने टाउन्स हैं बड़ी शाहराहों के साथ साथ जो छोटे रोड हैं वहाँ के टाउन्स में, उन सब को बेहतर किया जा रहा है। ड्रेनेज और सीवेज को भी बेहतर किया जा रहा है। फिर आपने देखा होगा कि सफाई में भी काफ़ी बेहतरी आई है, उसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। तो आपसे यही बात कर रहे हैं कि पूरा कराची जो है उसको बना के देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, और हर जगह पे आपको बेहतर सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और मैंने रिंगर ऑन कर देना। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बातें करते करते फिर वो अलग सूबे की बातें भी कि अगर ये नहीं किया गया, बलदियाती इदारों को पावर नहीं दिए गए, तो अलग सूबा नागुज़ीर है। वफाकी वजीर की हैसियत से इस तरह तकसीम की, नफरत की बातें, क्योंकि इस सूबे के लोग सिंध की तकसीम को बड़ा सेंसिटिव लेते हैं। तो आप इसको क्या समझ रहे हैं, कोई साजिश तो नहीं है? देखिए जी, मैंने आपको बता दिया कि आईन पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। ये जब भी MQM देखती है ना कि वो समझते कि ये उनका ऑक्सीजन है, कभी MQM शुरू हो जाती है, फिर जो कभी माजी की हकी की थी वो शुरू बैठ के चौंचले लगा रहे होते हैं। ये देखिए जी, सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। सिंध की हिस्ट्री सबसे पुरानी है। पाकिस्तान को बनाने की पहली करारदाद सूबा सिंध की असम्बली ने दी। तो ये मतलब ये डिस्कशन भी नहीं है मेरी नज़र में। ये वो नहीं है, ये वो चाहते पता है क्या है, वो ऐसी बात करें, मैं कोई जज्बाती जवाब दूं, उसमें फिर उनकी कोई जो मुर्दा सियासत वो जाग जाए। मैं इसलिए कहता हूँ उनको MQM की बात को ज़्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो। लेकिन सूबे की बात में वी आर वेरी मच सेंसिटिव। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है जो सिंध की तकसीम कर सकती। अकरम के पास अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, एक तो हम लोग जो ना तकरीर सुन के जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं, मादत का। अच्छा, मुझे बताएं क्या चीज़ गलत है। आप ये देखें कि पहली दफ़ा ऐसी कोर्ट बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जिसमें हर सूबे को बराबरी की बुनियाद पर उनकी नुमाइंदगी मिल रही है। जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हमने देखा कि बराबरी की बुनियाद पर तमाम सूबों का हिस्सा है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बराबरी की बुनियाद पर पहली मरतबा ये सारी चीज़ें। और वज़ीर आज़म क्या होता है कि आप बोलते वज़ीर आज़म की तैनाती, भाईजान वज़ीर आज़म इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी की तैनातियाँ कौन करता है? वज़ीर आज़म करता है। आपके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तैनातियाँ कौन करता है? वज़ीर आज़म करता है। और वो वज़ीर आज़म कौन होता है? जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको अवाम की पजीराई होती है। तो आप ये चाहते हैं कि जी, मतलब मैं ज़्यादा इसमें जाना चाहूँगा कि कुछ दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। देखिए जी, हर इदारे को अकाउंटेबल होना है। मादर पिदर आज़ाद कोई इदारा नहीं होना चाहिए। हर एक, मतलब आपको ये भी देखा होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कभी
किसी जुडिशल एक्सपेंसेस की बात हुई थी शायद इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, उन्होंने मना कर दिया हम नहीं करेंगे, हम अपने ऑडिट नहीं कराएंगे। भाई क्यों नहीं कराओगे यार, सरकार के पैसों से टैक्स से आपको तनख्वाहें मिलती है, आप मुझे आप हम ऑडिट नहीं कराएंगे, क्यों भाई? देयर इज़ नो होली काउ। तो जो निज़ाम सबके लिए होगा वही निज़ाम इनके लिए भी होगा। जी देखिए, वो एमक्यूएम की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इस पर शाह साहब ज़्यादा बेहतर तबसरा करेंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जनाब कि मेरे हिसाब से मैं नहीं समझता कि ज़रा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भले कह दिया और खालिद मकबूल सिद्दीकी को साहब को, मैं नहीं समझता, ठीक है उस वक्त उनके वो होंगे जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, मुझे नहीं पता थी कि वो एजेंट थे, नहीं मैं वो दोहराऊंगा भी नहीं। हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी मिनिस्टर के लिए ऐसी चीज़, फेडरल मिनिस्टर के लिए भी हम लोग बड़े एहतियात से काम लेते हैं। एमक्यूएम जो है ना, उसको मैंने देखी आदत कि उनको बिल्कुल वो बस परवाह नहीं है, इसको गाली दे दो, उसको दे दो, उसके लिए बुरा बुरा बोल दो, ये पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर दो। नहीं, हमने ऐसी बात नहीं करते, अल्लाह ना करे। मैं समझता हूँ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के लिए भी एहतराम है, मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए भी एहतराम है, और मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी कि हम बयानों में एहतियात करें। पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, सिंध हम सबका सूबा है, सिंध ने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया है। नफ़रत अंगेज़ बातें, तासुब अंगेज़ बातें ना करें। आपके मुल्क में और वैसे ही बहुत सारे आपके पास उस वक्त बॉर्डर्स पे इधर उधर टेंशन चल रहे हैं, इस वक्त हम अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, हम सबको एक करने की बातें करें। डिवाइड और तकसीम की पॉलिटिक्स अल्ताफ़ हुसैन ने भी की, आज आपने देखिए अल्ताफ़ हुसैन के साथ क्या हाशर हुआ है। इसी तरीके से उसके जो फॉलोवर्स हैं अल्ताफ़ हुसैन के, आज भी वो अगर अल्ताफ़ हुसैन की पॉलिटिक्स करना चाहेंगे और सूबों को तोड़ने की बात करेंगे, तो ये फजूल बातें हैं, इसको इनकी कोई हैसियत या कोई वो नहीं है। मंजर उसके बाद कामना। अच्छा, दूसरी बात आपने कही ना कि जी ये मुकदमात के, मैं कह रहा हूँ कि एक सिस्टम होना चाहिए इस मुल्क में, और कि अगर कोई शख्स आइन की खिलाफ वर्जी करे, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करे, तो उसको उसका जो भी उसके डिपार्टमेंट ने एक्शन लेना वो ज़रूर ले। अगर मेरी बात छोड़ दें, अगर कहें हर कोई समझता है कि इफ्तिखार चौधरी ने गलत किया, जुडिशल एक्टिविज्म किया, इफ्तिखार चौधरी के फैसलों की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनके रिक्रूटिंग के जो फैसले थे उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो तो फिर अल्लाह ताला ने बचाया, फिर आपकी सफारतकारी काम में आई, वरना आपका दिवाला निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इफ्तिखार चौधरी माइंड सेट की। फिर साकिब निसार जैसे लोगों ने, जिन्होंने एक आलाकार बन गए, एक यूनिट इंचार्ज बन के काम कर रहे थे पीटीआई के साकिब निसार, उससे मैं लफ्ज़ और क्या बोलूँ उसको, और जिस तरीके से उसने मतलब अपने मुखालफों को चुन चुन के रिडिक्यूल किया, उनके खिलाफ एक कैंपेनें चलाई, और फिर जो उस इलेक्शन में जिस तरह धांधलियाँ हुई और उसमें साकिब निसार जो है वो शरीक जुर्म था, तो इस तरह के लोगों का एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। जी, शाहराह भुट्टो डिले इस वजह से हुआ, आपके इल्म में कि जब बारिशें आई थी तो जो एक हिस्सा बन रहा था उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा था, तो इसके लिए थोड़ा टाइम उन्होंने मांगा है, लेकिन बहुत तेज़ी से काम जारी है। और उसको कहा हमने कल भी कि इसको 24/7 करें और वो जो शिफ्टें हैं उनको बढ़ाएं ताकि जल्द काम हो सके। करीमाबाद वाले अंडरपास का इशू ज़रूर, जैसे आप कह रहे हैं, इतनी उसकी ज़्यादा लागत नहीं पड़ी, लेकिन यूटिलिटीज़ की वजह से उसमें डिले भी हुआ है और उसमें ज़्यादा अखराजात भी हुए हैं। अब भी जो डिले था वो के इलेक्ट्रिक और सुई गैस वालों की तरफ से था, जिसके उनसे बात भी हुई है और अब वो उसको एक्सपीडाइट किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कामयाब। अभी तज्जिया था, पता नहीं ये सवाल था कि मैं अर्ज कर लूँ। मेरे भाई इशू ये है कि हमने देखा, हमने नरम लहजा रखा हुआ है तनकीद के बावजूद भी, तो हम समझते हैं कि जी अगर एमक्यूएम की इस पॉलिटिक्स उसकी है ही, मतलब वो हमें थोड़ा बहुत वो भी आता है, सॉफ्ट कॉर्नर भी है कि जी उनकी पॉलिटिक्स जिस पोजीशन में है, हम चाहते हैं वो ग्रो करें, लेकिन इस तरह ग्रो ना करें, गलत बात करके ग्रो ना करें, नफ़रत अंगेज़ बात करके ग्रो ना करें, लिसानियत की बात करके लोगों को इश्तियाल अंगेज़ें देकर ग्रो ना करें, अच्छे काम करके ग्रो करें। आपने अगर किसी को बीट करना है तो आप इखलाक की मार दें, आप इतने अच्छे काम करें, इतनी अच्छी चीज़ें करें। अब आपके पास 2-4 मिनिस्ट्रीज़ हैं, आप हर वक्त इक़्तिदार में रहे हैं। इमरान खान के दौर में जब बल्दियाती निज़ाम किस तरह चल रहा था पूरे पाकिस्तान में, तब भी आप इमरान खान के साथ रहे हैं पार्टनर, फिर मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं, पीपल्स पार्टी हर दौर में एमक्यूएम इक़्तिदार में रही है। मतलब जिस तरह वो कहते हैं कि मछली पानी के सिवा रह नहीं सकती, तो एमक्यूएम इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकती। तो हर दौर में वो इक़्तिदार में रहे हैं, अभी भी वो इक़्तिदार में हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप बैठ के सारी कीड़े निकालना चाहें और आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, किसी न किसी को आपने निशाना बनाना है।
come up with the positive approach and positive politics. देखिए हमारा मौक़िफ़ वो है जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए भी कह चुके हैं और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखते हैं। आप देखें कि जिस तरीके से इस 27वीं अमेंडमेंट की जो बहस की शुरुआत हुई और फिर आपने उनकी मीटिंग के बाद चेयरमैन साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का वफ्द आया प्रेसिडेंट साहब के पास और ये नुकात 1 2 3 4 5 6 जितने नुकात थे उन्होंने पूरे A to Z जितनी सारी चीज़ें उन्होंने पोस्ट की अपने समाजी वेबसाइट की उस पर पोस्ट की और उन्होंने कहा कि जी ये मुझसे मुतालबात हो रहे हैं, ये हमसे इसमें ताउन मांगा जा रहा है। फिर उन्होंने जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को करना चाहिए एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की, एक नुक्ते पे वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन हुई है। फिर जिस चीज़ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी है एक कंसेंसस हुआ, उस कंसेंसस के बाद उन्होंने कहा जी इन 2-3 चीज़ों पे कंसेंसस हो गया, बाकी चीज़ों पे हमारा कंसेंसस नहीं हुआ है। तो अब आप अगर कोई कह रहे कोई वफाकी वजीर का, मैं वफाकी वजीर की बात नहीं सुनूंगा।